नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या ने जहां प्राकृतिक संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ लाद दिया है, वहीं कृषि पर अधिक उत्पादन की जिम्मेदारी बढ़ गई है और इसके लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को भी बनाए रखा जा सके। इसी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आज कृषि रसायनों से जैविक का रुख कर रही है। हम अपनी खेती को 100% जैविक बनाने में कामयाब होंगे, इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज का गांव किसान। आज गांव किसान में हम आपके लिए लेकर आए हैं उज्वा में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम पर हमारी खास पेशकश। हमारा पशुधन में देखेंगे एक सफल डेयरी व्यवसाय की गाथा, साथ ही देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों, सरकार का लक्ष्य है आपकी आय को दुगना करना। इसके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, जिसमें से एक है कौशल विकास, जिसके माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन उज्वा में किया गया। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास पेशकश। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा 300 आवर्स मतलब 300 घंटे का वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत चलाया जा रहा है और ये स्किल मंत्रालय के तहत और MIDH के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा NHRDF इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं। बागवानी प्रशिक्षण न केवल रोजगार के लिए बल्कि स्वरोजगार के लिए भी अवसर प्रदान कराता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवक और नवजुवतियाँ हैं, उनको प्रशिक्षण देने के पश्चात, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बेरोजगार हैं, उनको प्रशिक्षण देने के पश्चात नए रोजगार या नई जो भी हम सर्विस में बात करते हैं कि आजकल जितने भी हमारा दिल्ली जो है पेरी अर्बन क्षेत्र है, यहाँ पे MCD, DDA, NDMC, अन्य ऐसे बहुत सारे हैं और यहाँ पे सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स और सोसाइटीज़, जहाँ पे कि पार्कों का एरिया ज़्यादा दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में गार्डनिंग का माली का बहुत ही बड़ा स्कोप है। इसके अलावा नौकरी के साथ साथ हम अगर गार्डनर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात खुद का एक स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकता है, जिसमें नर्सरी की स्थापना करके और पौधों की सप्लाई करके स्वयं एक रोजगार कायम कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। इस ट्रेनिंग की एक और खासियत है कि इस ट्रेनिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ा जाता है और वो आधार कार्ड पे उनके सारे डिटेल्स, जो भी उनकी शैक्षणिक है और एक्सपीरियंस है, सारे ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, जिससे उनको हर कैंडिडेट को अपना एक कोड मिलता है और उस कोड के माध्यम से वह अपने जिला ही नहीं, स्टेट ही नहीं और देश ही नहीं, वो विदेशों में भी जाके अगर उसको अप्लाई करते हैं तो वो कोडिंग के माध्यम से वहाँ पे भी उनके सारे प्रोफाइल खुल जाएंगे और वो हमारे ऐसे 7 से 10 देश हैं, जो कि जैसे कनाडा है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देशों में भी जाके वो अपनी जॉब कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। इसको सीखने के बाद में आप क्या करना चाहेंगे? अपना स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं और व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे और अपनी नर्सरी खोल सकते हैं। इस एरिया में होटल बन रहे हैं,
हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सोसाइटी बन रही है, उनमें भी पार्क वगैरह होते हैं, तो उनमें भी गार्डनर की ज़रूरत होती है। तो इससे हमें अच्छा स्कोप मिलेगा, एक हमें जॉब मिल सकती है और गवर्नमेंट फील्ड में भी हम जा सकते हैं। इससे हमारा एक स्कोप खुलता है। अच्छा पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है। अब मैं माली का कोर्स करूँगी तो शायद मुझे हॉस्पिटल वगैरह इनमें बहुत ज़रूरत होती है माली की, तो उनमें जैसे जॉब निकलती उसमें ट्राई करना चाहूँगी। मैं माली का कोर्स करने आई हूँ, जिसमें नौकरी ना करके एक अपना व्यवसाय करना चाहती हूँ। इससे मेरे को अपना व्यवसाय खोलने का अवसर मिलेगा। मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला कि यहाँ पे गार्डनर्स की ट्रेनिंग हो रही है और मैं ये लेने के लिए आया। इससे हमें अच्छी नौकरियाँ प्राप्त हो सकती है और इसे करके हम अपना खुद का व्यवसाय भी खोल सकते हैं, जैसे कि नर्सरी इत्यादि वगैरह। ट्रेनिंग प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें दी जाती है ताकि हम खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। अभी जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, ये विभिन्न विषयों पे आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस पैक होते हैं, जैसे मशरूम, वर्मी कंपोस्ट, बी कीपिंग, गार्डनिंग, सीड प्रोडक्शन, पॉली हाउस इत्यादि के बारे में इस ट्रेनिंग के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन पैक है, इसमें इसका आयोजन किया जाता है। इसके लिए अभी पूरे भारत में 100 KVK का चयन किया गया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र उजवा का भी स्थान है और यहाँ पे पूर्व में मशरूम की ट्रेनिंग दी गई है। अभी एक बैच गार्डनर्स की भी पूरी हो चुकी है, जिसमें 20 लड़के थे और 20 में लगभग सभी बच्चे सफल हुए हैं। भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना तय है। तो देखा आपने कैसे कौशल विकास आपकी आय को दुगना करने का एक माध्यम बन सकता है। अभी समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में, और अब समय है हमारा पशुधन का। किसान भाइयों, पशु हमारी धरोहर है। आमतौर पर पशुधन जीविका या लाभ के लिए पाले जाते हैं। पशुओं को पालना आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारा पशुधन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डेयरी व्यवसाय की सफलता की गाथा। आइए देखते हैं हमारा पशुधन। दो गायों से ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि लोग गाय का दूध पसंद भी करेंगे या नहीं, क्योंकि बचपन की याददाश्त थी कि गाय का दूध बड़ा अच्छा नहीं हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे हमने आस पड़ोस में अपना दूध देना शुरू किया, लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही हमारे पास 40-45 गाय हो गई। अब आज 9 साल हो गए हैं आज मुझे इस डेयरी का काम स्टार्ट किए हुए, परंतु डिमांड कहाँ, मेरे पास 2 कस्टमर से स्टार्ट किया था, आज 400 कस्टमर मेरे पास हैं और अभी भी लगता है कि मेरे पास दूध कम है और डिमांड ज़्यादा है। उसके अलावा मैं अपनी फीड के अंदर बहुत स्पेसिफिकली अलसी का बीज, बिनौले की खल, आंवला, मेथी, तारा मीरा, होल सोया, ये सब चीज़ें उनकी पौष्टिकता को ध्यान रखने के लिए डालता हूँ। इसके अलावा हम विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। किसी तरह के भी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी गायों के अंदर न केवल उनको बीमार करती है, बल्कि दूध की स्वादिष्टता और पौष्टिकता में भी फ़र्क पड़ता है। मेरे पास ज़्यादातर मोर देन 90% तो HF क्रॉस हैं,
जो 67% से लेके 80% एक्सोटिक ब्लड है उनके अंदर। पर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक साहिवाल और एक हरियाणा काऊ भी रखी हुई है, और जो साहिवाल काऊ है उससे मैं करीब 15 लीटर तक दूध मैंने लिया है। सिमिलरली जो मेरी हरियाणा देसी नस्ल की गाय है उससे भी मैंने 10 लीटर तक दूध लिया है, और मैं उन्हीं से अपनी आगे देसी और साहिवाल की नस्ल भी बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रखा हुआ है। पीक में जब वो गाय आती है मेरे पास 38 लीटर तक दूध दिया है उसने, इस टाइम वो 30 लीटर दे रही है, और ऐसी मेरे पास 5 गायें हैं। पशु के प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य के लिए ये रिकमेंड किया गया कि 40 दिन से पहले हम उसको नए दूध ना कराएं। तो हम 1 हीट या 2 हीट मिस करने के बाद 40 दिन या 60 दिन के बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। उसके लिए मेरे पास अपने यहाँ नाइट्रोजन सिलेंडर रखा हुआ है। जो स्ट्रॉज हैं वो मैं हिसार से अलग अलग जगह के स्ट्रॉज आते हैं, जिसमें करीब मैं 10,000 लीटर वाली गाय का स्ट्रॉ मंगवाता हूँ, और उसी सीमन से हम एआई करवाते हैं। और एआई जैसे जब हमें हीट डिटेक्ट करने के लिए गाय के ऊपर जब गाय चढ़ने लग जाती है और वो आराम से खड़ी रहे तो हमें पता लगता है कि वो गाय हीट में है। उसके अलावा वो एक लंबा सा डिस्चार्ज गिरती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जब उस डिस्चार्ज के अंदर कोई भी किसी किस्म का मैला ना हो, वो ग्लास की तरह बिल्कुल क्लीन हो, तब हमें लगता है कि ये प्योर हीट में है और इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो उसके बाद जैसे सुबह हमने डिटेक्ट किया तो हम शाम को और अगले दिन सुबह उसकी एआई करवाते हैं VLDA के द्वारा। और फिर जैसे मान लीजिए मैं अगर 100 गायों की एआई करवाता हूँ तो करीब उसमें से 70 गाय फर्स्ट एआई के अंदर कंसीव कर जाती हैं। उसके बाद बहुत कम गाय ऐसी होती हैं जिनको दूसरी बार या तीसरी बार एआई करवानी पड़ती है। हम यहाँ पर रेगुलर स्प्रे करते हैं, 3 स्प्रे रखे हुए हैं जिसको हम बारी बारी से बदलते रहते हैं, ताकि जितने भी पैथोजेंस या मक्खी या कीट टिक्स होते हैं वो इम्यून ना हो जाए किसी भी स्प्रे से। तो बदल के 3 बार स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मक्खी मच्छर या टिक्स की काफ़ी कमी रहती है। और सफाई के लिए तो हम सभी अपने मेरे वर्कर्स जो मेरा पूरा साथ देते हैं उनको भी सफाई का पूरा आभास है, तो इसको अपने आप ही साफ़ रखते हैं। मेरे तो सिर्फ उनको बढ़ावा उत्साह देता हूँ कि वो सफाई रखेंगे तो उनका वो भी साफ़ रहेंगे, और यहाँ पर मेरे डेयरी फार्म पर कभी भी कोई स्मेल नज़र नहीं आती। हम रेगुलरली यहाँ पे वाइट वॉश करते हैं उनके खाने की जगह को भी, पानी पीने वाली जगह को भी। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं और विटामिन हैं। उनका भरपूर न्यूट्रिशन की वैल्यूज़ के हिसाब से उनको देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे आंवला देता हूँ या मेथी देता हूँ या अलसी देता हूँ, ये मैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और वो बीमार ना पड़ें इसके लिए देता हूँ। और मेरे यहाँ दूध जितने भी गायों का निकलता है वो मिल्किंग मशीन से निकलता है, और मिल्किंग मशीन से उसमें ना तो हाथ लगता है ना ही उसमें कोई गंदगी आती है। और जैसे ही वो कैन में इकट्ठा होता है उसको सीधा हम वे करने के बाद हर गाय के दूध को हम वे करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हर गाय का मेरे पास 8 साल का, जितने भी साल से मेरा डेयरी फार्म है, हर गाय का दूध का रिकॉर्ड है, और उसको हम फिर दूध जैसे ही कैन में आता है उसको हम चिलर में डाल देते हैं। उसमें इसका मतलब है कोई भी आदमी का हाथ नहीं लगता, कहीं से कोई मच्छर मक्खी गंद कुछ भी नहीं आता उसके अंदर, वो बिल्कुल साफ़ और पौष्टिक रहता है। बाकी रही बात जैसे गोबर की, हम गोबर को इकट्ठा करके उसको, एक तो हमने हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट है जो मेरे यहाँ वर्कर काम करते हैं, उनके कुछों के परिवार भी यहाँ रहते हैं, उनका चूल्हा भी उससे जलता है। मेरे यहाँ जो वर्कर रहते हैं उनका खाना भी उसी गैस से बनता है। इसके अलावा हम उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद में भी कन्वर्ट करते हैं। जो मेरे जैसे दूध के जितने कस्टमर्स हैं वही मेरे यहाँ से मेरे टेम्पो के द्वारा ही उनके यहाँ चला जाता है, और जितना भी बनता है वो सारा बिक जाता है। ये भी एक कमाई का अच्छा साधन है। और कई जगह तो ऐसा भी मैंने सुना है कि गोबर गैस प्लांट अगर मैं बड़ा लगा लूँ तो उससे मैं अपनी बिजली की पूरी आवश्यकता को पूरी कर सकता हूँ। इतनी बिजली इस गोबर गैस से जनरेट हो सकती है। मुझे जितना भी ज्ञान है, कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको हमेशा देने को तैयार हूँ। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ ज्ञान जो है वो प्रभु की चीज़ है, उसको बांटने में मेरा कुछ नहीं लगता। कोई भी कभी भी आए मेरे पास, जितना मुझे ज्ञान है वो मैं बेहिचक उनको दूंगा। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। आज के हमारे कामयाब किसान हैं भाई राजेंद्र सिंह रावल। ये सिर्फ खेती करके ही नाम कमा रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि ये खेती से जुड़े कार्यों जैसे कि खाद बनाना, नई नई तकनीक की जानकारी हासिल कर उनका खेती में उपयोग करने पर विशेष बल देते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। हर किसान का अपनी मिट्टी से एक रिश्ता होता है। वो अपने खेतों की जुबान समझता है। वो जानता है कि उसके खेतों को किस तरह की आबो हवा चाहिए। वो ये भी जानता है कि उसकी जमीन कब सोना उगलेगी और कब सूखी रह जाएगी। वो अपनी मिट्टी को होने वाली बीमारियों से भी वाकिफ होता है। वो जानता है कि किस मर्ज की कौन सी दवा है। कैसे अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए और बचाए रखा जा सकता है। लेकिन अपनी मिट्टी से बेइंतहा प्रेम करने वाला किसान कई बार परंपराओं से बंधा होने और अपनी गैर जागरूकता के कारण अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से नाइंसाफी कर बैठता है। नाइंसाफी करने वाला ये किसान आम भारतीय किसान है। लेकिन जो किसान वक्त के साथ चलते हुए माटी की जरूरतों को पूरा करता है, तो माटी भी उसकी जरूरतों को अवश्य पूरा करती है। ऐसा इंसान अपने खेतों में कामयाबी की एक नई इबारत लिखता है और प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा ही शख्स नायक बनता है। राजेंद्र सिंह रावल में नायकत्व के ये सारे गुण मौजूद हैं। खेती के राजेंद्र सिंह रावल के सफर को जानने व समझने के लिए हमें चलना होगा हरियाणा के पानीपत से कुछ किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव छाजपुर खुर्द। इस लंबी सी सड़क को देखकर पल भर के लिए ऐसा आभास होता है कि ये मार्ग शांति का मार्ग है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी अक्सर राजेंद्र सिंह खेतों में अपने पिता की मदद करते थे। भैंसों की देखभाल करते, उन्हें चारा डालते, दूध निकालते और खाली समय में खेतों में टहलते रहते। यही उनके शौक और शगल थे। लेकिन कभी भी राजेंद्र सिंह रावल के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि आगे चलकर उन्हें खेती ही करनी है।
कोई नहीं जानता था कि नियति ने राजेंद्र सिंह के लिए क्या तय कर रखा है। फिर अचानक पिता के निधन से राजेंद्र सिंह को खेती-बाड़ी संभालनी पड़ी। खेती में पूरी तरह से आने के बाद राजेंद्र सिंह रावल ने पाया कि यहाँ का अधिकांश किसान परंपरागत ढंग से ही खेती करता है। नई तकनीकों के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। राजेंद्र सिंह नई तकनीक को अपनाकर खेती करना चाहते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और दूसरे किसानों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। जीवन के इसी मोड़ पर उनकी मुलाकात एक कृषि विकास अधिकारी से हुई और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। राजेंद्र सिंह रावल ने अपने खेतों में शून्य जुताई की तकनीक को अपनाया और इस तकनीक को अपनाने वाले वो पूरे गांव में पहले किसान बने। राजेंद्र सिंह के लिए मानो तकनीक के दरवाजे ही खुल गए। अब तो उनके लिए ये नियम सा हो गया कि जो भी नई तकनीक देखते उसे सबसे पहले अपने खेतों में लाते। इस बीच उन्होंने अपने खेतों में लेजर लेवलिंग कराई। वो हरी खाद का प्रयोग करने लगे और जब उन्हें पता चला कि चीन में एक नई मशीन आई है जिससे धान की रोपाई की जा सकती है, तो उन्होंने बिना समय गंवाए चीन से उस मशीन को मंगवाया। इस मशीन को मंगवाने वाले वो क्षेत्र के पहले किसान बने। वो बड़े फख्र से कहते हैं कि नया बीज और नई तकनीक सबसे पहले मेरे खेतों में ही आती है। 1999 में राजेंद्र सिंह रावल ने कृषि विज्ञान केंद्र से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुओं से खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही फार्म पर केचुए की खाद बनाना शुरू कर दिया। आज वो इस खाद को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और जो खाद बच जाती है उसे अपने खेतों में डालते हैं। केंचुए से खाद बनाने का सारा काम वो खुद करते हैं। नई नई तकनीकों को अपनाने में राजेंद्र सिंह रावल हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने अपने खेतों में धान की सीधी बीजाई शुरू की। उन्होंने भूमिगत जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां अपनाईं। उन्होंने संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों का भी इस क्षेत्र में पहली बार प्रयोग किया। जाहिर है इन प्रयोगों ने उनके लिए सफलता के द्वार खोले और स्थानीय किसानों के बीच उनकी छवि एक प्रगतिशील किसान की बनती चली गई। किसान भाइयों, वक्त का ख्याल हम सभी को रखना पड़ता है और यही सीमा गांव किसान की भी है। लेकिन कल इसी वक्त आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।